नमस्कार एवरीवन। अपनी पीक्यूआई सीरीज में आज अपन बात करेंगे जेड 2022 में आए हुए एक पेपर की। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस फसल को गरीबों के भोजन के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है जवार, जौ, बाजरा और लोबिया। तो गरीबों के भोजन के रूप में या कहे कि गरीबों का भोजन कौन सी फसल को हम कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बाजरा। बाजरा जिसकी हम बात करें, जिसका वानस्पतिक नाम होता है पेनिसिटम ग्लूकोम। और ध्यान रखना, वसा, अगर खाद्यान्न फसलों में हम बात करें सबसे ज्यादा वसा किसमें पाई जाती है? तो बाजरे में पाई जाती है सबसे ज्यादा वसा, 5%। जवार की हम बात करें जिसे हम केमल क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। जौ के बारे में अगर बात करें, होर्डियम वल्गर जिसका बॉटनिकल नेम होता है, डायबिटीज के पेशेंट है उनको जौ की चपाती खाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजरा। अगला क्वेश्चन है, उड़द का वैज्ञानिक नाम है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि उड़द का वैज्ञानिक नाम यहाँ पूछा गया है। विग्ना रेडिएटा, विग्ना मोंगो, केजनस केजान, विग्ना अंगुइकुलेटा। यहाँ पर आपको बताना है कि उड़द का बॉटनिकल नेम क्या है, वानस्पतिक नाम क्या है। तो हमने आपको कई बार बताया कि ध्यान रखना कि उड़द का वानस्पतिक नाम आपका जो है विग्ना मोंगो, और इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि कई बार आपको मूंग याद रह जाता है कि विग्ना मूंगो। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि विग्ना मूंगो किसका वानस्पतिक नाम है? उड़द का नाम है। इसके अलावा विग्ना रेडिएटा की बात करें हम, मूंग का वानस्पतिक नाम है। केजान की बात करें तो अरहर का है। विग्ना अंगुइकुलेटा जो लोबिया का वानस्पतिक नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको विग्ना मूंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट का रेशा किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है? जो रेशे वाली फसल है जूट, उससे रेशा प्राप्त करने के लिए हम कौन सी प्रोसेस या कौन सी क्रिया करते हैं? तो पहला ऑप्शन दे रखा है निपिंग, जिसकी बात करें जो चने में की जाती है शीर्ष भाग को तोड़ने के लिए। सेकंड ऑप्शन दे रखा है टोपिंग, जो तंबाकू में हम करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है रेटिंग, रेटिंग या सड़ाना भी जिसे हम बोलते हैं। तो ये जो रेटिंग या सड़ाने की प्रोसेस की जाती है, ये की जाती है जूट में रेशा प्राप्त करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिंग। इसके बाद दे रखा है क्यूरिंग, क्यूरिंग भी हम किसमें करते हैं? तंबाकू में। देखो तंबाकू में इसमें क्यूरिंग या इसे रचाई भी कहते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना, रचाई भी कहा जाता है। और कई बार इसका बड़ा मोस्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्यूरिंग कहते किसे हैं। देखो दो प्रोसेस होती है तंबाकू में, वैसे तो हम तो टॉपिंग है, डीसकरिंग है, प्राइमिंग है, क्यूरिंग है, ये चारों प्रोसेस तंबाकू में करते हैं। यहाँ पर एक होता है तंबाकू की पत्तियों को परिपक्वता के आधार पर तुड़ाई करना, वो होता है प्राइमिंग। और एक होता है तुड़ाई के बाद में नियंत्रित ढंग से उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सुखाना। तो उसे सुखाने को हम क्या कहते हैं? क्यूरिंग कहते हैं। और इसका भी एक विशेष ध्यान रखना कि क्यूरिंग की सबसे उपयुक्त विधि है कौन सी है? धूम्रनाल विधि है। धूम्रनाल विधि जो तंबाकू में क्यूरिंग की सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूट में रेशे की प्रक्रिया के लिए रेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी में विप्टेल की कमी किसकी कमी के कारण होता है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि फूल गोभी में विप्टेल की समस्या कौन से पोषक तत्व की कमी से होती है? क्या मैग्नीज की कमी से होती है? क्या आयरन की कमी से होती है? क्या जिंक की कमी से होती है? क्या मोलिब्डेनम की कमी से होती है? तो आप सबको पता है कि विप्टेल की समस्या होती है मोलिब्डेनम की कमी से। और ध्यान रखना, मोलिब्डेनम जिसे हम अति सूक्ष्म पोषक तत्व, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था आपसे, एग्जाम में पूछा गया है जे उड़द से कि बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? यहाँ पर आपको बताना है कि बरसीम में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है वो कौन सा जीव या कौन सा जीवाणु करता है। पहला ऑप्शन लिख रखा है कि राइजोबियम फिजियोलोई, राइजोबियम जेपोनिकम, राइजोबियम ट्राइफोडाई, राइजोबियम ल्यूपिन। तो देखो बरसीम का वानस्पतिक नाम होता है ट्राइफोलियम एलेजेंटिव। तो यहाँ पर उससे ट्राइफोडाई से आपको हमने बताया था कि याद रखना है कि इसमें जो राइजोबियम काम लेते हैं, जो जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है वो कौन सा होता है? राइजोबियम ट्राइफोडाई होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। अगर हम राइजोबियम फिजियोलाई की बात करें तो ये आपके सेम मटर में काम में लेते हैं। इसके अलावा राइजोबियम जेपोनिकम की हम बात करें तो ये सोयाबीन में काम में लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें राइजोबियम ल्यूपिन की तो ये ल्यूपिन में काम में लेते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हाइग्रोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है इसके द्वारा क्या मापा जाता है? देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि वर्षा जल, सापेक्षिक आर्द्रता, सूर्य किरणों के घनत्व में वायु की गति। अब यहाँ पर आपको बताना यह है कि हाइग्रोमीटर जो हम मापते हैं वो कौन से यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पर देखो हाइग्रोमीटर हम मापते हैं वो है आपके हाइग्रोमीटर से मापते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। वर्षा जल जो हम रेन गेज से मापते हैं, ठीक है, वर्षा मापी जिसे कहते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि सूर्य की किरणों को हम मापने के लिए यंत्र काम करते हैं वो केल्विन, जिसमें एक कर्व कार्ड लगा होता है। क्या लगा होता है? कर्व कार्ड। और उस कर्व कार्ड के जलने के आधार पर हम पता लगा लेते हैं कि सूर्य की किरणें कितने समय की मिल रही है। इसके बाद है वायु की गति। वायु की गति ज्ञात करने के लिए हम काम में लेते हैं एनीमोमीटर। क्या काम में लेते हैं? एनीमोमीटर। अगर बात करें कि दिशा किससे ज्ञात करते हैं वायु की, तो होता है विंड वेव, वायु दिक्सूचक हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम जल उपयोग दक्षता प्राप्त की जा सकती है। अधिकतम जल उपयोग दक्षता, यहाँ पर सिंचाई के मेथड दे रखे हैं कि कौन से में सबसे ज्यादा होती है। जल उपयोग दक्षता का मतलब होता है कि जो जल हमने दिया है उसका पौधे कितना उपयोग किए, सबसे ज्यादा उपयोग कौन सी विधि में करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि जेट सिंचाई विधि से, फव्वारा सिंचाई विधि से, बूंद सिंचाई विधि से, कुंड सिंचाई विधि से। तो ये हमने आपको कई बार बताया कि सबसे ज्यादा अगर जो होती है वो होती है बूंद बूंद, जिसे ड्रिप सिंचाई विधि भी कहते हैं, जिसका विकास हुआ था इजराइल से। तो इसमें लगभग 80 से 90% पानी की इसकी उपयोग दक्षता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों के लिए सिंचाई की उपयुक्त विधि कौन सी है, तो हमारा आंसर हो जाता फव्वारा सिंचाई विधि या स्प्रिंकलर मेथड जिसे हम कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मैक्रोनी गेहूं है? आपको ये गेहूं की अलग अलग स्पीशीज दे रखी है, इनमें ये बताना है कौन सा मैक्रोनी गेहूं है। इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसे हम चपाती वाला गेहूं भी कहते हैं। एक दे रखे ट्रिटिकम डाइकोकम जंगल गेहूं जिसे कहते हैं। एक ट्रिटिकम वल्गेर दे रखा है और एक दे रखा है ट्रिटिकम ड्यूरम। तो देखो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन ट्रिटिकम ड्यूरम। ठीक है, जिसे हम मैक्रोनी गेहूं कहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि धान है, यहाँ पर धान के बारे में बताना है कि ये स्वपरागित है, परपरागित है या अक्सर परपरागित है, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। देखो परागण का मतलब तो आप जानते हैं, तो स्वपरागित होते हैं, एक होते हैं परपरागित और एक होते हैं बहुधा परपरागण। जिसमें स्वयं परागित होते हैं, परागण होता है वो आपके स्व में आ जाएगा, और जो दूसरों से हो रहा है तो उसे पर परागित कहते हैं। अब यहाँ पर देखो आपको धान के बारे में बताना है। तो धान के बारे में हमने आपको बताया था कि अगर खाद्यान्न फसलों की बात करें तो धान है, इसके अलावा गेहूं है, इसके अलावा जौ है। ये तीनों ही खाद्यान्न फसलों में पर परागित कैसा होता है? स्वपरागित फसलें। इसके अलावा अगर खाद्यान्न फसलों में बात करें कि मक्का और बाजरा का भी क्वेश्चन भी हमने हल किया है कि गरीबों का भोजन भी हम इससे कहते हैं। गरीबों का बादाम किसे कहते हैं? मूंगफली को कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मक्का और बाजरा खाद्यान्न फसलों में कैसी है? पर परागित है। और एक जवार यहाँ पर रह गया जिसे केवल क्रॉप भी कहते हैं, वो है बहुधा पर परागण। ठीक है, और बहुधा पर परागण से आप क्या समझोगे कि इसमें स्वपरागण भी होता है और पर परागण भी होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुधा पर परागण। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा स्वपरागित फसल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ओस मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। ओस मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन था कि ड्रोसोमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं? ओस की बूंदों का मापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रेपसीड और सरसों का 1020 का वजन है। रेपसीड और सरसों का 1000 किलो का वजन कितना है, ये हमें बताना है। तो देखो 20 से 30 ग्राम है, 3 से 5 ग्राम है, 17 से 38 या 10 से 15। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3 से 5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा में, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मृदा में जल की नीचे की ओर गति करना क्या कहलाता है। देखो इसमें आपको सबसे पहले दे रखा है लीचिंग, इसके बाद सेकंड ऑप्शन दे रखा है परकोलेशन, इसके बाद दे रखा है सीपेज, इसके बाद दे रखा है
प्रेशर। देखो आपको पता है कि मृदा का जल, यहाँ पर हम बात करें कि जल के साथ अगर पोषक तत्व है, या फिर हम बात करें कि लवणों को भी साथ प्रवेश होता है मृदा के अंदर, तो हम उसे लीचिंग कहते हैं। और शुद्ध जल का अगर हम मृदा के अंदर गति करता है तो उसे हम परकोलेशन कहते हैं। सीपेज की अगर हम बात करें तो जो नहरी क्षेत्र है, यानी कहे कि जो दीवार के आसपास जो जल की गति होती है, ठीक है, तो यहाँ पर परकोलेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़द मूंग द्वारा मिट्टी में कितनी किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण होती है? तो यहाँ पर देखो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 20 से 25, 50 से 55, 75 से 80 और 100 से 110। अब यहाँ पर उड़द के बारे में आपको बताना है और ये ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है 20 से 25, 50 से 55, 75 से 80 और 100 से 110। अब आपने 12 की बुक में पढ़ा होगा तो वहां पर 42 पॉइंट कुछ के आसपास इसे दे रखा होगा, ठीक है। तो अगर हम इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। वैसे आपके बुक में 42 पॉइंट कुछ दे रखा है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है कि पुरानी पत्तियों का अंतःशिरा क्लोरोसिस किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? अंतःशिरा क्लोरोसिस की हम बात कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है मैग्नीशियम, उसके बाद है नाइट्रोजन, उसके बाद सल्फर, फिर जस्ता और फिर जिंक है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्रमवार तो देखो सबसे पहले मैग्नीज आएगा, उसके बाद मैग्नीशियम आएगा, उसके बाद फेरस आएगा। अब ये दोनों है जो कौन सी पत्तियों पर, जो ऊपरी पत्तियां होती है, ठीक है। और इसके बाद एक मात्र मैग्नीशियम है जो नीचे वाली पत्तियों पर, ठीक है, नीचे वाली या पुरानी पत्तियों पर इसका प्रभाव दिखाई देता है क्लोरोसिस। अब देखो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एकमात्र मैग्नीशियम दे रखा है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एजिटोबैक्टर खालिस्तान है। एजिटोबैक्टर के बारे में पूछा गया है कि ये क्या काम करता है। ऑप्शन दे रखा है या ये किस तरह का है कि सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है, इसके अलावा सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कवक है, इसके अलावा मुक्तजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कवक है, इसके अलावा मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण कवक है। तो देखो इसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा कि एजिटोबैक्टर क्या है? मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कवक नहीं है, यहाँ ये गलत राइटिंग है, ये जीवाणु आएगा, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में से कौन सा भाग बगीचा प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें इसमें काम में लेना है कि साफ साफ लिखा हुआ है कि बगीचा प्रबंध के बारे में पूछा है, उद्यान के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। और देखो ऑप्शन भी बड़े शानदार दे रखे हैं कि पहला दे रखा है छटाई व संदाई, हम इसके अलावा सिंचाई व पोषण प्रबंध, इसके अलावा फसल सुधार, कीट व रोगों का प्रबंध। तो देखो बगीचा प्रबंध के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है कटाई छटाई वाला, छटाई व संदाई की प्रोसेस, ट्रेनिंग और प्रूनिंग हम करते हैं। इसके अलावा सिंचाई व पोषण प्रबंध इसमें किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा फसल सुधार की हम बात करें तो ये बगीचा प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो नहीं आता है, तो इसको पूछा गया है कि बगीचा प्रबंध के अंदर कौन सा नहीं आता, तो फसल सुधार। फसल सुधार जो अपन की बात करें एक ब्रीडिंग मेथड है ये। इसके अलावा कीट व रोग प्रबंध भी बगीचा प्रबंध के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फसल सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा पुष्प सामान्यतः वृक्षी पुष्प के रूप में उपयोग किया जाता है? यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी आप देखेंगे तो ये आपके विच्छिन्न पुष्प दे रखा है, तो जिसे हम ल्यूज फ्लोर इंग्लिश में आप देख लोगे तो जिसे ल्यूज फ्लोर हम कहते हैं। तो देखो क्या जरबेरा, कार्नेशन, गेंदा या आर्किड, क्या उत्तर इसका हो सकता है? तो ल्यूज फ्लोर की हम बात करें जिसमें विच्छिन्न पुष्प लिख रखा है तो वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गेंदा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इनमें से क्या तना कलम का प्रकार नहीं है? कलम को हम इंग्लिश में कटिंग कहते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन देखते ही आप उत्तर जान जाओगे क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि तना कलम है, ठीक है। देखो
तना कलम का प्रकार पूछा है तो देखो हार्ड वुड कटिंग, ये इसका प्रकार है या नहीं है, रूट कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग या सेमी हार्डवुड कटिंग है। तो अब यहाँ पर देखो तना कलम लिखा हुआ है तो आपको पता है कि हार्डवुड कटिंग और इसके अलावा सॉफ्टवुड कटिंग और सेमी हार्डवुड कटिंग ये तीनों ही तने के प्रकार है। और सेकंड ऑप्शन में दे रखा है रूट, इस रूट से ही आप समझ जाओगे कि ये क्या है, जड़ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूछा है कि कौन सा तना कलम का प्रकार नहीं है, तो इसका आसान सा उत्तर हम दे देंगे कि रूट, सेकंड ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पीजीआर, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पीजीआर का उपयोग फल पकाने में करते हैं। पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पादप हार्मोन जिसे वृद्धि हार्मोन हम जिसे कहते हैं, जिनकी सूक्ष्म मात्राएं पौधे की वृद्धि को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो देखो फलों को पकाने के लिए यहाँ पूछा गया है क्योंकि पीजीआर अलग अलग काम करते हैं, कई फलों से संबंधित है, कई जड़ों के विकास के लिए है, कई फलों को गिरने से बचाते हैं, कई उन्हें पकाने के लिए काम में लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि कौन सा पकाने के लिए काम में लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि क्या ऑक्सीजन पकाने के लिए काम में लेते हैं, क्या इथिलीन लेते हैं, क्या एफसीसी का एसिड लेते हैं या साइटोकाइनिन लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको पता है कि इथाइलिन जो है वो फलों को पकाने के लिए काम में लेते हैं, जो गैसीय अवस्था में काम में लेते हैं। ठीक है, इसी के उत्पाद है कार्बोन है, इथिलीन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इथिलीन लिखा हुआ है, ये इथाइलिन भी आ सकता है या इसका उत्पाद का नाम है इथिलीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो फलों को पकाने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, अर्का रक्षक किसकी किस्म है। अर्का रक्षक एक मोस्ट वेराइटी है, क्या ये बैंगन की है या मटर की है, टमाटर की है या तुरई की है। तो ध्यान रखना अर्का रक्षक किस्म है वो है टमाटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेडियोलस का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है। ग्लेडियोलस का व्यावसायिक प्रवर्धन आपको बताना है कि किसके द्वारा करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है बल्ब, सेकंड ऑप्शन दे रखा है बीज, थर्ड ऑप्शन दे रखा है कर्तन और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है कोरम। अब यहाँ पर हमको ये बताना है कि जो ग्लेडियोलस है इसका हम प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं। तो ध्यान रखना इसका प्रवर्धन होता है कोरम द्वारा। फोर्थ इसका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मेथी का कुल है। यहाँ पर पूछा गया है कि मेथी जिसका वानस्पतिक नाम होता है ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम, उसके बारे में पूछा। ये मसाले वाली फसल है कि ये कौन से कुल में आती है। और पहला ऑप्शन यहाँ दे रखा है एपियेसी, फेबेसी, एस्टेरेसी या सोलेनेसी। अब देखो मसाले वाली फसलें हैं, एपियेसी जो है जिसे हम अम्बेली फेरी भी कह सकते हैं। यहाँ पर मसाले वाली जो फसलें हैं मेथी, जीरा, सौंफ, धनिया, ये सारे कौन से कुल में आती हैं, एपियेसी या अम्बेली फेरी में। लेकिन एक मात्र मेथी ऐसा है जो कौन से कुल में आता है, फेबेसी में, जिसे हम क्या कहते हैं, लेग्यूमिनेसी भी कहते हैं। तो विशेष तौर पे ध्यान रखना कि मसाले वाली फसलें आती तो कौन से कुल में है, अम्बेली फेरी में आती है, एपियेसी जिसे हम कहते हैं। लेकिन एक मेथी है वो मसाले वाली है, लेकिन उसका कौन सा है, लेग्यूमिनेसी या फेबेसी है। और लेग्यूमिनेसी कुल की हम बात करें तो ज्यादातर इसमें कौन सी फसलें आती है, दलहनी फसलें। दलहनी फसलें वो कौन से कुल में आती है, लेग्यूमिनेसी में। खाद्यान्न फसलों की अगर हम बात करें तो किसमें आती है, ग्रेविनी में आती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत का विश्व में फल और सब्जी उत्पादन में स्थान हमको यहाँ पर बताना है कि कौन सा स्थान है। प्रथम स्थान है या पांचवा स्थान है या द्वितीय स्थान है या चौथा स्थान है। तो यहाँ पर देखो भारत का विश्व में फल व सब्जी उत्पादन में स्थान है वो है कौन सा, द्वितीय। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्तनों के जड़न हेतु मुख्य रूप से कौन सा विकास नियामक इस्तेमाल होता है। बड़ा आसान सा है कि कौन सा पीजीआर। देखो इस बार पीजीआर से पेपर में 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। पहले पूछा गया था
कि कौन सा पीजीआर फलों को पकाने के लिए काम में लेते हैं, तो उसका हमने इथाइल ईथर ऑप्शन में देखा। अब पूछा गया है कौन सा जड़ें होती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो इंडोल 3 ब्यूटाइलिक अम्ल है जिसे हम आईडीए भी कहते हैं, ठीक है, वो जड़ों के लिए आवश्यक होता है। हम कलम विधि में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेर में पौध प्रवर्धन का मुख्य तरीका कौन सा है। जो बेर में हम प्रोपोगेशन करते हैं, प्रवर्धन करते हैं, तो उसके मुख्य तौर पर कौन सी विधि हम अपनाते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है एयर लेयरिंग, दूसरा है माउंट लेयरिंग, तीसरा दे रखा है बडिंग, चौथा दे रखा है सूक्ष्म प्रवर्धन। तो देखो बेर के लिए आप विशेष ध्यान रखना, प्रवर्धन के लिए काम में लेते हैं बडिंग, जिसे हम बल्ले भी कहते हैं या रिंग भी कहते हैं, ठीक है, या छल्ला भी कह सकते हैं, ये हम काम में लेते हैं बेर में मुख्य रूप से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। माउंट लेयरिंग की हम बात करें तो जो अमरूद में हम काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्याज में बल्ब विकास उचित तापमान क्या होता है। प्याज का तापमान हमें बताना है कि कितना यहाँ पर हम काम में लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 15 से 25, 25 से 35, 12, 22 से 38, 10 से 15। तो ध्यान रखना इसमें है 15 से 25, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रोपण की हेक्सागोनल प्रणाली, षटभुजाकार जिसे हम कहते हैं, उद्यान लगाने के लिए उसके रेखांकन की अलग अलग विधियां हम पढ़ते हैं वो चार्ट मैनेजमेंट में। वहां पर हम पढ़ते हैं वर्गाकार विधि, आयताकार विधि, त्रिभुजाकार विधि, पंचभुजाकार विधि, षटभुजाकार विधि। तो यहाँ पर हमारे को षटभुजाकार विधि के बारे में पूछा गया है कि अगर हेक्सागोनल प्रणाली रोपण की वर्ग प्रणाली की तुलना में, वर्ग प्रणाली यानी वर्गाकार विधि की तुलना में कितने प्रतिशत पौधे हम समायोजित कर सकते हैं। यानी हमें सीधा सीधा ये बताना है कि वर्गाकार विधि की तुलना में हेक्सागोनल विधि में कितने पौधे अधिक लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो वर्गाकार विधि है, जो उद्यान लगाने की सबसे आसान और सरल विधि है, इस विधि से अगर हम कंपेयर करें तो हेक्सागोनल विधि में हम लगभग 15% पौधे अधिक लगा सकते हैं। अगर पंचभुजाकार विधि की जो लगभग 2 गुने हम बात करें 80 से 90% तक इसमें अधिक हम लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर पूछा गया हेक्सागोनल के बारे में, ऑप्शन दे रखा है 5, 10, 15 और 25। तो कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे याद रखना कि 15% पौधे हमें अधिक लगाते हैं। कई बार इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे यही पूछ लेते हैं कि साहब हमें R/P आपको दी हुई होगी, एरिया दिया हुआ होगा, उसके बाद पूछा जा सकता है कि कितने पौधे लगाए जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि हमें एरिया जो लेना है क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में बटा R/P लेकर इस क्वेश्चन को हमें हल कर देना है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। पंचभुजाकार पूछा जाता है तो लगभग 2 गुणे पौधे लगाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है कि पालक कौन से वानस्पतिक परिवार का है। यहाँ पर पालक के बारे में आपको बताना है कि वो कौन से परिवार का पौधा है। क्या कुकुरबिटेसी का है, क्या क्रूसिफेरी का है, चिनोपोडिएसी का है या एमोरेंथिसी का है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये आपके थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिनोपोडिएसी। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान की शीर्ष 2 बीज मसाला फसलें हैं। राजस्थान में कौन सी मसाले वाली फसलें हैं जो सबसे ज्यादा उगाई जाती है, इनके बारे में हमें बताना है। मसाले वाली फसलों के बारे में भी हमने बताया था कि जीरा है, धनिया है, सौंफ है, मेथी है, और स्पेशली बताया कि मसाले वाली फसलें कौन से उनमें आती है, ज्यादातर अम्बेरी पेरी में, लेकिन मेथी के बारे में पूछा गया था कौन से में आती है, लेग्यूमिनेसी जिसे हम फेबेसी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे ज्यादा टॉप पर कौन सा मसाले वाली फसल है राजस्थान में। क्या जीरा और सौंफ है, क्या जीरा और मेथी है, क्या जीरा और धनिया है, क्या जीरा और अजवाइन है। तो ध्यान रखना शीर्ष पर है जीरा और धनिया राजस्थान की। अगर हम बात करें तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके क्वेश्चन जो पूछा गया है कि हाल ही में जारी की गई अति सूक्ष्म पोषक तत्व कैरोटीनॉइड में एंथोसाइनिन युक्त आलू की कौन सी किस्म है। ये हाल में यानी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी में इस वैरायटी का डेवलप हुआ था। तो इसके बारे में हमें बताना था कि ये कौन सी वैरायटी है इससे। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऊपरी मानी, ऊपरी बादशाह, ऊपरी सीतवान और ऊपरी करण दे रखा है।
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये वेराइटी 2022 में विकसित की गई थी पोल्ट्री मानक, जिसका उत्पादन होता है 23 से 25 टन प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जुगाली करता है? यहाँ पर आपको जुगाली करने वाले पशुओं के बारे में बताना है। जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से पहला दे रखा है सुअर, दूसरा है मुर्गा, कुत्ता और भैंस। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन की हम बात करें तो सुअर जो नहीं है, जुगाली नहीं करता है। इसके अलावा मुर्गा, ये तो पक्षी है तो हम बाकी पशुओं की कर रहे हैं। इसके अलावा कुत्ता, ये भी नहीं करता। इसके अलावा भैंस, जो आपके भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ये कैसे है? जुगाली करने वाले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4th ऑप्शन। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रानीखेत नामक बीमारी निम्न में से किस प्रजाति के जानवर में होती है? अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, रानीखेत, इसको हम आपको पढ़ाते समय बताया था कि ये बहुत सी बीमारी है और ये सबसे ज्यादा किसमें होती है? मुर्गियों में होने वाली बीमारी है। ये बड़ी फेमस बीमारी है, इसका बारे में ध्यान रखना। ये किसमें होती है? कुक्कुट में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखो, एक होता है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और एक होता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है। तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको कि देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है जयपुर राजस्थान, आनंद गुजरात, नई दिल्ली, करनाल हरियाणा। यहाँ पर पूछा गया डेयरी विकास बोर्ड, तो ये है आपके आनंद गुजरात में। और अगर अनुसंधान पूछना तो उत्तर क्या हो जाता? करनाल हरियाणा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बकरी के वेसक नर को कहा जाता है? बकरी का जो वेसक नर है उसे क्या कहा जाता है? बेल कहा जाता है, सुअर कहा जाता है, रेन कहा जाता है या बक कहा जाता है? बेहद आसान सा क्वेश्चन है और ऑप्शन को देखते तो वैसे और आसान हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं। बेल जो हम गाय के होते हैं, ठीक है, सुअर हम कहते नहीं है, रेन से कहते नहीं, तो बक ध्यान रखना यहाँ पर। इसका 4th ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बकरी से आप बक ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटोसिस जुगाली करने वालों की एक बीमारी है जो किसके कारण होती है? कीटोसिस लिखा है कि जुगाली करने वालों की बीमारी है और हमें बताना है कि ये किसके कारण होती है। तो यहाँ पर देखो, परजीवी संक्रमण है या जीवाणु संक्रमण है या कार्बोहाइड्रेट और बासी फैटी एसिड का बिगड़ा हुआ चयापचय है या अमीबा के कारण है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन। ठीक है, कीटोसिस जो जुगाली करने वाले पशुओं में होती है, इसका राइट आंसर है 3rd ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में हमें बताना है कि ये कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है। जो मादा पशुओं में प्रजनन के लिए काम में आता है, प्रोजेस्टेरोन जो प्रजनन में सहायक होता है, तो ये किससे स्रावित होता है? ये होता है अंडाशय से। इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व में सर्वाधिक गो जातीय जनसंख्या वाला देश कौन सा है? गो जाति यानी गो पशुओं के बारे में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर गो जातीय जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो गो की बात आ जाएगी तो आप इसे आसान शब्दों में याद रखना, भारत में सबसे ज्यादा गो जातीय जनसंख्या वाले पशुओं की संख्या है। राइट आंसर हो जाएगा 2nd ऑप्शन। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मिल्क फीवर, दुग्ध ज्वर में जिसे कहते हैं। मिल्क फीवर में शरीर का तापमान होता है, शरीर का तापमान हमें बताना है कितना होता है। सामान्य रहता है या सामान्य से कम होता है या उच्चतर होता है यानी बढ़ता है या फिर ये उतार चढ़ाव होता रहता है। तो देखो, मिल्क फीवर दुग्ध ज्वर जिसे हम कहते हैं,
इसमें शरीर का तापमान ध्यान रखना हमेशा ही क्या होता है, सामान्य से कम होता है। ज्यादातर हम बीमारियों में देखते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है, तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, लेकिन जो मिल्क फीवर है इसमें टेम्परेचर क्या रहता है, सामान्य से कम रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मवेशियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मवेशियों की बात करें तो हमने आपको बताया था, यानी गाय के बारे में पूछा है, ठीक है, कि गाय में कितने गुणसूत्र यहाँ पर होते हैं। तो ध्यान रखना कि गाय है आपके, उसमें गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पूछा गया कि क्या 46 होती है, 50 होती है, 54 होती है या 60 होती है। तो ध्यान रखना, एक तो आपके बकरी है, एक है गाय, दोनों में ही गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 60 होती है। और अगर यहाँ पर पूछता है कि भैंस में कितनी होती है, तो होती है 50। इसके अलावा अगर पूछता है कि भेड़ में कितनी होती है, तो होती है 54। तो ये आप ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दूध में किस तत्व की कमी होती है। दूध में हमें बताना है कि किस तत्व की कमी पाई जाती है। तो देखो ध्यान रखना कि दूध में आयरन की कमी पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आयरन दूध में कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये अपने 2022 में बड़ा आसान सा पेपर था। सारे क्वेश्चन हमने क्लासरूम में सारे नोट्स में लाइन टू लाइन लिखे हुए हैं, ऐसा कोई कंफ्यूज वाला क्वेश्चन यहाँ